कोई भी इस टॉपिक के बारे में ओपनली बात नहीं करता, बट ये चीज़ तो यहाँ पे है ही है कि वो एक सेफ़ तरीके से ड्रग्स यूज़ कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों को मंथली वेलफेयर चेक्स तक दिए जाते हैं। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे जो वेलफेयर चेक्स हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है। सो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस सब का टैक्स कलेक्ट होकर इन लोगों को चला जाता है, ताकि ये लोग ईजिली ड्रग बाय कर सके, जिसकी वजह से क्राइम रेट थोड़ा सा कम हो जाए। मोरओवर, इन लोगों की नीड्स को, जो ड्रग नीड्स हैं, उनको पूरी करने के लिए इनको हार्म रिडक्शन किट्स तक दी जाती हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई लव दिस कंट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट कुछ ऐसे अनस्पोकन ट्रुथ्स हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कंट्री की एक्चुअल रियलिटी क्या है। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए काफ़ी अपसेटिंग हो सकती हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। So firstly, I would like to talk about the homeless and mentally ill people living in this country. Canada is a very tolerant and liberal country, but इस country में जो drug addicts हैं या जो mentally ill people हैं या जो homeless हैं, उनको by law protect किया जाता है। Canada spends nearly $4 million on these people just to provide them with shelter, food and to support them. Moreover, इन लोगों की needs को, जो drug needs हैं, उनको पूरी करने के लिए इनको harm reduction kits तक दी जाती हैं। अब ये किट्स इनको किसी भी होमलेस शेल्टर से बड़ी इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं, ताकि वो एक सेफ़ तरीके से ड्रग्स यूज़ कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों को मंथली वेलफेयर चेक्स तक दिए जाते हैं, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम $800 to $1,000 पर मंथ। एंड जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, उनको तो $2,000 तक का भी वेलफेयर चेक मिलता है। अब जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए तो मैं मानती हूँ, बट ड्रग एडिक्ट्स तक को $1,000 का जो वेलफेयर चेक है वो दिया जाता है। सो आप सोच रहे होंगे कि इनको ये वेलफेयर चेक्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि ये लोग ईजिली ड्रग बाय कर सके, जिसकी वजह से क्राइम रेट थोड़ा सा कम हो जाए। अगर इन लोगों को ये वेलफेयर चेक्स नहीं दिए जाएंगे तो आप सोचो कितनी चोरियां होंगी, कितना क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा डे बाय डे। एक तरीके से ये बात अच्छी भी है, ताकि ये लोग सेफली ड्रग यूज़ कर सके एंड क्राइम रेट थोड़ा सा कम रहे। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे जो वेलफेयर चेक्स हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है। इस कंट्री में जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ या फिर जो आ रहे हैं वो काम करने वाले हैं, हम लोग सब मिलके जो टैक्स पे करते हैं, ये वेलफेयर चेक उन टैक्स से आता है। सो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस सब का टैक्स कलेक्ट होके इन लोगों को चला जाता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है साइलेंट रेसिज्म। कनाडा बहुत ही ज़्यादा मल्टी कल्चरल कंट्री है, हर एक चौथा या फिफ्थ पर्सन इमिग्रेंट ही है, बट फिर भी साइलेंट रेसिज्म की हम बात करें, वो एग्जिस्ट यहाँ पे करता है। यहाँ पर क्या, ऑलमोस्ट हर जगह ये रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि क्यूबेक में स्कूल्स एंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में हिजाब बैन कर दिए गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हुआ था। इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो यहाँ के नेटिव पीपल से, तो वो लोग ईजिली ओपन अप नहीं होते। एंड वर्क प्लेसेस पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी सब लोग अपनी कम्युनिटी वालों के साथ रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ग्रुपिज़म बन जाता है। कोई भी आपस में इतना घुलना मिलना नहीं चाहता, सब लोग अपनी कम्युनिटी में ही रहना चाहते हैं। सो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रेसिज्म देखने को हमें मिलता है। कोई भी इस टॉपिक के बारे में ओपनली बात नहीं करता, बट ये चीज़ तो यहाँ पे है ही है। इसी के साथ हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है यहाँ का हेल्थ केयर। अब मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में हेल्थ केयर के बारे में बात की है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे हम अपनी होम कंट्री से हेल्थ केयर एक्सपेक्ट करके आते हैं ना, यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आपको अपनी कंट्री में किसी डॉक्टर को विजिट करना है, कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, एंड आप उस डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, अपना जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका बहुत ईजिली। बट अगर आपको यहाँ पर किसी डॉक्टर को विजिट करना है, सबसे पहली चीज़, आप किसी स्पेशलिस्ट को डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी वॉक इन डॉक्टर की जो है रेफरेंस चाहिए, उसके बिना तो आप उनके पास जा ही नहीं सकते। एंड अगर आप उनके पास चले भी जाओगे ना, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइलेनॉल दे देंगे हर चीज़ के लिए, या फिर एडविल दे देंगे, या फिर ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये 2 दवाइयाँ खाओ और घर पे जाके रेस्ट करो। जब तक वो डेडली सिचुएशन नहीं होगी ना, तब तक वो आपको रेफरेंस नहीं करेंगे किसी और के पास। बस आपको यही बोल के घर भेज दिया जाएगा कि ये दवाई खाओ और आप ठीक हो जाओगे। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है, वेटिंग टाइम ही इतना ज़्यादा है। कई लोग तो इसी रीज़न की वजह से ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे, उनको अपॉइंटमेंट के लिए ही 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी हो सकता है कि उनको बस घर भेज दिया जाए, ये बोल के कि वो घर पे रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे।
आगे हम बात करेंगे यहाँ की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो सिनेरियो कुछ और था, बट अगर हम आजकल की बात करें ऑलमोस्ट हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। इनफैक्ट अगर हम इंटरनेट की बात करें तो जो अनलिमिटेड मोबाइल डाटा प्लान्स हैं वो तो रिसेंटली ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बट उनके प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हैं कि वो एक नॉर्मल बंदा तो दो बार ही सोचता लेने से पहले भी। उसके बाद अगर हम गैस प्राइसेस की बात करें वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, उसके प्राइसेस भी आसमान को छू रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है कि नियर फ्यूचर में कुछ लोग ये कंट्री छोड़ना ही प्रेफर करेंगे, एंड इनफैक्ट कुछ लोग इसी रीज़न की वजह से ये कंट्री छोड़ के भी जा चुके हैं। टैक्सेस आर ऑन यू। अब इस कंट्री की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जा रहे हो या कहीं पर भी ग्रोसरी करने जा रहे हो, वहाँ पर जो भी आप प्राइसेस देखते हो वो बिफोर टैक्सेस हैं। आपको एट द एंड जब आप चेकआउट करवा रहे होते हो तब पता लगता है कि इसके ऊपर कितना कितना टैक्स पड़ रहा है। एंड जब आप किसी प्राइस को देख रहे होते हो तो आपको सबसे पहले तो मेंटल मैथ ही करना पड़ता है कि इसके ऊपर टैक्स लग के इसका प्राइस कितना हो जाएगा। अब हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर जो भी हम प्राइस देखते हैं ना वो उसमें टैक्स इंक्लूडेड ही होता है। तो बंदे का ना एक मेंटली थोड़ी स्टेबिलिटी होती है कि हाँ ये इतने की चीज़ है, जब हम बिल करवाने जाएंगे तो हमें इतने की ही मिलेगी। बट यहाँ पर क्या है, जब हम प्राइस देखते हैं और जब बिल करवाने जाते हैं उसके ऊपर 13% टैक्स जो है वो ऐड हो जाता है, अगर हम ओंटारियो की बात करें, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो है वो 13% है। अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो जब आप हायर हो रहे होते हो, आपका इंटरव्यू जॉब को आपका पे रेट बताता है, उसमें भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरे साल के $100,000 अर्न कर रहे हो, बट जब आप एट द एंड अपना अकाउंट देखोगे, अपना बैंक देखोगे, उसमें पूरे $100,000 नहीं आते, उसमें आपको अराउंड $60,000 to $65,000 ही आएंगे, बाकी सारा का सारा टैक्स में चला जाता है। अब हम इतनी मेहनत से इस कंट्री में काम कर रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, हर चीज़ पे इतना स्पेंड कर रहे हैं, सो अगर किसी चीज़ में हमें पैसा बचाने का मौका मिल जाए सो व्हाई नॉट। अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक ऐप शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है पे पेनी। मैंने रिसेंटली ही ये ऐप डिस्कवर की है एंड ट्रस्ट मी इट्स एन अमेजिंग ऐप। अब कुछ लोग, इनफैक्ट मैं भी अपनी होम कंट्री में पैसे भेजती हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या किसी भी और रीज़न के लिए, एंड इस ऐप को जब से मैं यूज़ करने लगी हूँ ना, आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी। इस ऐप के 4 मेन बेनिफिट्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये ऐप जो ट्रांजैक्शन रेट्स प्रोवाइड करती है ना, दैट इज़ इवन बेटर देन गूगल। सेकंड चीज़, कोई भी आप लोगों को सर्विस चार्जेस नहीं देने। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई भी सपोर्ट है, कोई भी क्वेरी है, इनकी कस्टमर सर्विस लाइन 24/7 अवेलेबल है। एंड लास्टली, अगर आप इस ऐप को रेफ़र करते हो उससे आप कुछ डॉलर्स अर्न भी कर सकते हो। सो अगर आप लोग ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इसको डाउनलोड करो, इसको यूज़ करो एंड सेव योर डॉलर्स। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अब इस चीज़ से तो ऑलमोस्ट हर एक इमिग्रेंट ही दुखी है। जब हम इस कंट्री में आते हैं, कहीं भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ का जो इंटरव्यूअर है वो हमारे से कैनेडियन एक्सपीरियंस ही मांगता है। वो यही उन लोगों को ही प्रेफर करते हैं जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है। अब आप खुद सोचो, अगर हम नए इस कंट्री में आए हैं, हमें 1 ही महीना हुआ है एंड हमारे पास कोई जॉब नहीं, हम अपनी पहली जॉब ही अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस कैसे होगा। इस चीज़ की वजह से यहाँ पे जॉब ढूंढना काफ़ी ज़्यादा लोग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर आप कनाडा में आ ही पहली बार रहे हो तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आओगे। उसके ऊपर से यहाँ पे हर जॉब करने के लिए तो आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आप किसी बार में काम करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट सर्व चाहिए। अगर आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस चाहिए। अगर आप ऊबर करना चाहते हो तो वो तो ऑब्वियसली आपको ड्राइवर लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम हायरिंग की बात करें तो आपको हायर होने में ही हफ्ते छोड़ो कई महीने लग जाते हैं। एंड अगर आपका रेज्यूमे कैनेडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो इंटरव्यूअर देखते ही रिजेक्ट कर देगा। बट अगर आप लोग एक अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। वो जाओ, वीडियो देखो एंड उसको देखने के बाद अपना रेज्यूमे बनाओ। अगर आप अपनी जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, जॉब मिलने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले हैं हाउसिंग क्राइसिस की। अब ये न्यूज़ तो ऑल ओवर द इंटरनेट या फिर टीवी, हर जगह आप सुनते ही हो कि यहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे रेंट्स ही इतने ज़्यादा कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। एंड अगर आप सोचते हो कि आप खुद के कमाए हुए पैसों से घर ले लोगे, तो अगर हम बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें, ओंटारियो की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो अगले 10 साल तक भी घर लेने का सोच भी नहीं सकते। एंड इसी वजह से काफ़ी जो रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं, रेंटेड हाउसेज
अकोमोडेशन है वो भी खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनके रेंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहाँ पर कम करनी पड़ सकती है। अगर आप सोचते हो कि मैं पूरा घर अकेला ही रेंट पे ले लूँगा या किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, फिर तो आप उसका रेंट ही अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे। सो ये थी कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती थी। अब ये वीडियो मैंने किसी को भी डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है। मैं सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहती थी जिनके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता, बट इन चीज़ों के बारे में भी पता होना ज़रूरी है अगर आप लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो या फिर यहाँ पे आना चाहते हो। या फिर मैं ये भी किसी को नहीं कह रही कि ये सब सुन के आप इस कंट्री में आओ ही नहीं। मैं भी इस कंट्री में आई हूँ, मैंने अपना हेड स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ये जो भी चीज़ें हैं इनके साथ अडाप्ट करना सीखा है, यहाँ के लाइफस्टाइल के साथ अडाप्ट करना सीखा है, एंड यहाँ पे मैं इजीली सर्वाइव कर रही हूँ। अगर आप लोग भी यहाँ पे आओगे, आप लोगों ने भी बस अपने आप को अडाप्ट करना है, एडजस्ट करना है, अपना हेड स्ट्रॉन्ग रखना है, मोटिवेटेड रहना है, एंड आप लोग भी इस कंट्री में बड़ा ही ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आगे आपको मिलती रहूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।